मार्जिन बढ़ता जा रहा है, वॉलेटिलिटी तेज है और एक गलती पूरा अकाउंट साफ कर रही है। सवाल यह है कि क्या 2026 गोल्ड सिल्वर में सिर्फ बड़े खिलाड़ी ही बचेंगे? 2026 में छोटे ट्रेडर के लिए गोल्ड सिल्वर ट्रेडिंग कितनी व्यवहारिक रह जाएगी, इस पर बात करेंगे ऑगमेंट गोल्ड की रिसर्च है डॉक्टर रेनिशा चैनानी से। मैं हूं कमल शर्मा। रेनिशा जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। नमस्ते कमल जी, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। जी नमस्ते। रेनिशा जी, क्या 2026 में गोल्ड सिल्वर स्मॉल ट्रेडर्स अनफ्रेंडली मार्केट बनता दिख रहा है आपको? जिस तरह से वॉल्टिलिटी अभी 2025 में आई है, ये हिस्टोरिकल ईयर रहा है जहां पर हमने अनप्रेसिडेंटेड पैराबोलिक, जो भी आप नाम दें, ये रैली को आते हुए देखा है। तो सर्टेनली 2026 जो है रिस्की रहेगा कि जहाँ पे हायर वॉलेटिलिटी विटनेस की जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यूज जो है वो काफी बढ़ जाएगी एंड फ्रीक्वेंटली आपको मार्जिन के रिविजन्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो इस वजह से हम ऑलरेडी देख रहे हैं जो इंट्राडे गेन्स या लॉसेस हैं, वो स्विंग्स जो हैं वो काफी बढ़ चुके हैं। जो एक साल में आप देखते थे मूवमेंट आती थी 10-12 डॉलर की, जैसे सिल्वर में, वो भी एक दिन में आने लगी है। तो इसकी वजह से जो स्मॉल ट्रेडर्स है उन्हें सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। एंड ऐसा लग रहा है कि मार्केट जो है कई चीजों से फ्लो होगा, जैसे ग्लोबली मैक्रो इकोनॉमिक नंबर्स जो है वो तो देखे ही जाएंगे, साथ में एल्गोरिदम्स किस तरह से प्लेस्ड है, या, या फिर इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स जो है वो अपनी पोजीशंस क्या बना रहे हैं। जो सिंपल टेक्निकल पैटर्न्स से वो भी मैटर नहीं करेंगे, बट ओवरऑल किस तरीके से बड़े प्लेयर्स खेल रहे हैं मार्केट में, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा मुझे लगता है आने वाले दिनों में। जी, बढ़ते कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू और मार्जिन का छोटे ट्रेडर पर क्या सीधा असर पड़ेगा? तो मुझे लगता है जो लोग डिसिप्लिन से या फिर सही तरीके से रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज नहीं लगाएंगे, उन्हें तकलीफ हो सकती है। तो स्मॉलर ट्रेडर्स को ये बहुत ही ध्यान रखना चाहिए कि थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन रखें। अपना जो कैपिटल है उसका ओनली 1 to 2% ही एक पोजीशंस में लगाए। ज्यादा आपको अपना पूरा कैपिटल एक पोजीशन में या एक ट्रेड में लगाने की जरूरत नहीं है। हो सके तो मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स में खेलें, क्योंकि बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेड करना भी थोड़ा मुश्किल हो चुका है। अपनी रिस्क लिमिट्स एकदम टाइट रखें एंड M2M जो भी आपको आता है, आप इट्स बेटर कि आप स्टॉप लॉस रख के ट्रेड करें रादर देन होल्डिंग इट फॉर अ लॉन्गर टाइम, जहां पे आपको ज्यादा M2M पे करना पड़े। तो द मेन थिंग इज अपनी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज को बहुत ही ध्यान से रखें, अपने कैपिटल को कंजर्व करें। दैट इज अ मेन मोटिव यू शुड हैव, आई थिंक। जी, आपने जिस तरह पहले प्रश्न पर कहा कि बाजार में मूवमेंट बहुत बड़े हैं, सिल्वर हो या गोल्ड हो, उसमें एक एक दिन में बड़ी मूवमेंट आ रही है। तो क्या ऐसे में इंट्राडे ट्रेड अब सिर्फ हाई रिस्क गेम बन चुका है? यस, क्योंकि वॉलेटिलिटी काफी बढ़ चुकी है, प्राइस मूवमेंट्स काफी बढ़ चुके हैं और ये एल्गोरिदम ड्रिवन ट्रेड्स भी हो रहे हैं काफी। तो इसकी वजह से हम देख रहे हैं काफी स्विंग्स, अपसॉस, वीपसॉप्स, ये सब देखे जा रहे हैं मार्केट में। तो स्लिपेजेस होना, स्टॉप लॉसेस होना, ये बहुत ही आजकल कॉमन हो चुका है। तो यस, ये एक हाई रिस्क गेम हो चुकी है और कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बनाना इस मार्केट में थोड़ा डिफिकल्ट हो चुका है। जो ट्रेडर्स एक प्रॉपर एडवांस एग्जीक्यूशन टूल्स अगर यूज नहीं करते हैं, तो उनके लिए ये थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा इस मार्केट में सस्टेन करना। और मुझे लगता है कि जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं वही सक्सीड कर पाएंगे। न्यू प्लेयर्स के लिए काफी डिफिकल्ट है इस मार्केट में सस्टेन करना। सो इट्स बेटर, आई वुड से, कि आप अपने टूल्स को शार्पन कीजिए, समझिए क्या क्या हुआ है हिस्टोरिकली इस साल में, एंड उस हिसाब से नई स्ट्रैटेजीज बनाइए, क्योंकि पुरानी स्ट्रैटेजीज नहीं काम करेगी। अगर आप सिंपल बेसिक एग्जांपल देखेंगे कि डॉलर इंडेक्स या फिर ट्रेजरी यील्ड्स, जिसका इनवर्स कोरिलेशन हुआ करता था गोल्ड सिल्वर से, तो तभी हम देखते थे काफी अच्छी मूवमेंट आती थी। बट अभी इनका कोई कोरिलेशन नहीं है। डॉलर इंडेक्स में कुछ भी हो रहा हो, ट्रेजरी यील्ड्स में कुछ भी हो रहा हो, हम देख रहे हैं गोल्ड एंड सिल्वर अपनी अपना ही खेल खेल रहे हैं। इट्स ऑल ऑन टू थिंग्स। वन इज कि फेड इंटरेस्ट रेट कितने कट्स करेगा, सबसे बड़ा बात ये है। और दूसरा जो है वो मार्जिन के ऊपर भी आजकल बहुत ही ट्रेड हो रहा है कि अगर मार्जिन बड़ा है तो फिर हम लिक्विडेशन देख रहे हैं।
या फिर टैरिफ्स क्या हो रहा है, तो ये नई नई चीजें इमर्ज हो रही है जो मार्केट को इम्पैक्ट कर रही है। जी, आपने रिस्क मैनेजमेंट की बात करी, तो रेनिशा जी ऐसे में सवाल उठता है कि छोटे ट्रेडर के लिए किस तरह की कैपिटल और रिस्क मैनेजमेंट जरूरी होगी अब। सो मैं वही कहूंगी कि छोटे ट्रेडर्स के लिए अपना कैपिटल जो है उसको प्रिजर्व करना वो सबसे बड़ी चीज होनी चाहिए। और आइडियली जैसे मैंने बताया कि नॉट मोर देन 5% ऑफ योर कैपिटल शुड बी ऑन ऑन वन ट्रेड। एक ट्रेड में 5% से ज्यादा अपना कैपिटल मत लगाइए, और अपना पर्सनल फाइनेंस और जो ट्रेडिंग कैपिटल है उसे डिफरेंट रखिए। जो आपका पर्सनल सेविंग्स है आप पूरा का पूरा उसमें मत डालिए मार्केट में। जो आप एक्स्ट्रा जो आपके पास है उसे ही आप ट्रेडिंग कैपिटल में कंसिडर कीजिए। एंड हर एक जो ट्रेड है शुड नॉट बी मोर देन 5% ऑफ योर कैपिटल। तो अगर आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होता भी है, अगर पैसे जाते भी है, तो यू स्टिल हैव 95% लेफ्ट विथ यू, तो आप रिकवर कर पाएंगे आगे चल के। और बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव मत होइए, ओवर ट्रेडिंग अवॉइड मत ओवर ट्रेडिंग अवॉइड कीजिए। और आई वुड से कि थोड़ा बहुत प्री डिफाइंड स्टॉप लॉसेस भी रखना चाहिए। ऐसे मार्केट में स्टॉप लॉसेस बहुत जल्दी ट्रिगर हो रहे हैं, तो लेवल्स समझना, टेक्निकल समझना, फंडामेंटल समझना सब कुछ जरूरी हो चुका है। तो ये बहुत ही सही रहेगा अगर आप फंडामेंटल्स देखें, न्यूज देखें, थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस समझे, सेंटीमेंट एनालिसिस समझे, फिर इस मार्केट में ट्रेड करें, तो आप थोड़ा लॉन्ग इनफ रह पाएंगे। अदरवाइज एक ही हफ्ते में कैपिटल वाइप आउट हो सकता है। जी, आपने जैसे कहा कि छोटे ट्रेडर को या मीडियम ट्रेडर्स को अब मिनी कॉन्ट्रैक्ट में जाना चाहिए, वनस्पत बड़े कॉन्ट्रैक्ट में काफी कठिन हो गई है वहां स्थितियां। तो क्या ऐसे में एक सवाल ये भी उठता है कि क्या ऑप्शन ट्रेडिंग फ्यूचर से ज्यादा सुरक्षित विकल्प हो सकता है। जी बिल्कुल, ऑप्शंस सर्टेनली एक ज्यादा सेफर टूल है रादर देन फ्यूचर्स। क्योंकि फ्यूचर्स में अपसाइड एंड डाउनसाइड अनलिमिटेड होती है। जो भी आप ट्रेड लेंगे, आपके पोजीशंस ओपन है तो अनलिमिटेड अपसाइड है, अनलिमिटेड डाउनसाइड है, एंड दिस कैन इरोड योर कैपिटल। बट ऑप्शंस में अगर आप ऑप्शंस खरीदते हैं, कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन खरीदते हैं, तो यू आर पेइंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रीमियम। तो वो प्रीमियम आपका फिक्स्ड है कि अगर आपकी पोजीशन गलत भी होती है तो आपके पास जो प्रीमियम आपका है वही जाएगा, उससे ज्यादा आपके पैसे नहीं जाएंगे। या फिर आप कुछ और पोजीशन अलग स्ट्रैटेजीज बनाते हैं ऑप्शंस में, कवर्ड कॉल या कवर्ड पुट करते हैं, तो भी आपका मिनिमम लॉस होगा, अनलिमिटेड लॉसेस नहीं होंगे। और ऐसे कई स्ट्रैटेजीज भी होती है जहाँ पे आप अपना लॉस को मिनिमम रखें एंड प्रॉफिट को अनलिमिटेड कर दें। तो ऐसे सब चीजें, स्ट्रैटेजीज आप इस मार्केट में खेल सकते हैं, क्योंकि ये वॉलिटिलिटी काफी है। और ऑप्शंस में एक और चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए कि टाइम डिके भी होता है, तो वो प्रीमियम्स उस तरह से कम भी होते जाते हैं। तो टाइम डिके का ध्यान रखें, वॉलिटिलिटी की रिस्क का ध्यान रखें, ये सब देखते हुए ऑप्शंस में प्ले करें। एंड न्यू प्लेयर्स जो मार्केट में आ रहे हैं उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट है ऑप्शंस, बट यस जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं वो ऑप्शंस में शिफ्ट हो सकते हैं। जी, आपने जैसे देखिए दो बात कही, एक है कि ओवर ट्रेडिंग ना करें और स्टॉप लॉस सही तरीके से सही लेवल का लगाएं, क्योंकि अब उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा है। तो इनके अलावा और कौन सी गलतियां होती है जो छोटे ट्रेडर को तेजी से बाहर कर रही है ट्रेड से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल काफी ट्रेडर्स वाइप आउट हो जा रहे हैं इस मार्केट में से। एक ही जी। हफ्ते में न्यू कैपिटल लेके आते हैं और काफी उनका पैसा चला जाता है। तो जो गलतियां होती है वो जनरली होती है कि ओवर लिवरेजिंग करते हैं कई लोग, या कई लोग स्टॉप लॉसेस के बिना ट्रेड करते हैं, या मोमेंटम को वो चेस करते हैं कि अभी प्राइस बढ़ रही है, फटाफट फटाफट वो लोग ट्रेड करते हैं, एक्सट्रीम लेवल्स पे बाय करते हैं। और कई बार ऐसी भी गलती होती है कि इमोशनली हम डिसीजन मेकिंग कर लेते हैं कि हमें गट फीलिंग ये कह रही है। या फिर हमें क्या होता है कई बार कि हमें रिवेंज लेना होता है कि प्रीवियस हमारा ट्रेड जो है वो लॉस में था, तो इस ट्रेड में तो मुझे जरूरी प्रॉफिट करना है, तो वो उसे रिवेंज ट्रेडिंग कहते हैं। उसमें काफी इमोशंस आ जाते हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, जो रिस्क मैनेजमेंट रूल्स है उसे इग्नोर करते हैं, और उसकी वजह से फिर लॉसेस बढ़ते जाते हैं। ये सब गलतियां को इग्नोर करना चाहिए। अपने ठंडे दिमाग से ट्रेड कीजिए, मार्केट को समझ के ट्रेड कीजिए, दैट इज अ बेटर स्ट्रैटेजी। रेनिशा जी, यहाँ एक बहुत ही एक सवाल आता है, ज्यादातर लोगों से हम सुनते हैं
कि मैं अपने ट्रेड में कॉन्ट्रैक्ट नए लेकर के एवरेज कर रहा हूं, जबकि कई लोग ये कहते हैं कि हर कॉन्ट्रैक्ट को अलग अलग मानना चाहिए और उनसे अपनी पोजीशन उसी तरह मुनाफा आने पर खत्म करते रहना चाहिए, या जो भी मार्केट सिचुएशन हो उसमें खत्म करते रहना चाहिए। तो एवरेज बेस्ट होता है या हर कॉन्ट्रैक्ट को अलग अलग ट्रेड मान करके चलना चाहिए? कि अगर आप मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, तो आई वुड से कि आपको एफएनओ में नहीं खेलना चाहिए, देन यू शुड शिफ्ट टू ईटीएफ्स एंड अदर ऑप्शंस। बट आप अगर एफएनओ में कर रहे हैं तो आपका जो नजरिया है वो बहुत ही शॉर्ट टर्म होना चाहिए, वो कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक ही होना चाहिए। जो कॉन्ट्रैक्ट की लाइफ है 1 महीना, 2 महीना या 3 महीना, उसी में आप अपना पोजिशंस को स्क्वायर ऑफ कर ले तो दैट इज अ बेटर आइडिया। और स्क्वायर उसको रोल ओवर करने से आपको जरूर थोड़ा बहुत गेन मिलेगा, बट उससे आपके रिस्क भी ज्यादा रहेगी। अगर प्राइजेस में ज्यादा वॉलिटिलिटी आ गई नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में, आपको नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कॉन्टैगो में है, बैकवर्डेशन में है, ये भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। तो अगर आपका नजरिया शॉर्ट टर्म है, 1-2 महीने का है, तो फिर आप एफएनओ में ट्रेड कीजिए। अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म है कि 1 साल, 2 साल या 5 साल आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस मार्केट में, तो गो विथ ईटीएफ्स, दैट इज अ बेटर वे। जी, अब एक और बात ये आती है इतनी बातों के बाद कि अगर किसी को ट्रेडिंग छोड़नी पड़े तो गोल्ड सिल्वर में निवेश का प्रैक्टिकल रास्ता फिर क्या हो सकता है? सी प्रैक्टिकल रास्ता हमेशा रहता है कि आप एक प्राइस पे गोल्ड ना लें, लमसम अमाउंट में ना लें। इट्स बेटर टू एवरेज इट थ्रू एसआईपी, हर महीने थोड़ा थोड़ा लीजिए, या हर 15-15 दिन में थोड़ा थोड़ा लीजिए, या फिर अगर आप थोड़ा बहुत ज्यादा एक्टिवली ट्रेड करना चाहते हैं तो फिर हर हफ्ते की भी एसआईपी कर सकते हैं। तो आपकी जो एवरेज प्राइस है वो बहुत ही समझदारी से एक अच्छी लेवल पे आएगी। एंड आप जब उसे बेचना चाहेंगे 1 साल, 2 साल या 3 साल के बाद, तो आपके गेन्स भी काफी अच्छे मिलेंगे। और इस तरह आपको क्या है कि हर मूवमेंट पकड़ने की जरूरत नहीं है, रोज रोज मार्केट देखने की भी जरूरत नहीं है। बिकॉज इट इज इन अ बुल रन, ग्रेजुअली प्राइसेस बढ़ने ही वाली है। अगर थोड़ा बहुत नीचे भी आती है तो इट इज गुड फॉर यू कि आपकी प्राइसेस आप नीचे आ गई है, आपको नीचे प्राइस में आप खरीद रहे हो, एवरेज कर रहे हो। तो जो भी गेन्स लॉसेस होंगे शॉर्ट टर्म में, इट वुड बी इनफैक्ट बेनिफिशियल फॉर यू। तो वो एसआईपी करके करना, इट इज द बेस्ट वे टू स्टे इन्वेस्टेड इन दिस मार्केट। जी, रेनिशा जी, निकट भविष्य में सोने चांदी की ट्रेडिंग रेंज क्या हो सकती है आपके अनुसार? 2026 इज गोइंग टू बी अगेन बहुत ही ज्यादा वॉलेटिलिटी रहेगी, क्योंकि और 25 भी काफी वॉलेटाइल रहा है, कंसोलिडेशन रेंज भी काफी बड़ी रह सकती है। मुझे लगता है कि जैसे गोल्ड है उसमें यहाँ से हम $5,000 टू $5,500 तक भी प्राइजेस को जाते हुए देख सकते हैं, जो इंडियन टर्म्स में 1.5 लाख से 1 लाख, 1,65,000 तक रहेगा। एंड डाउनसाइड में अगर करेक्शन आता है तो मैं मैक्सिमम डाउनसाइड जो गोल्ड में देख रही हूँ वो है $4,000 तक, जो इंडियन टर्म्स में लगभग 1,20,000 की लेवल रहेगी। तो जो मेरी रेंज है फॉर गोल्ड, इट इज फ्रॉम 1,20,000 टू 1,65,000, ये मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ नेक्स्ट ईयर। जो डिप्स मिले उसमें आपको बाइंग करना चाहिए। सिल्वर में मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि 10 से 15% का करेक्शन आ सकता है। प्राइजेस यहाँ से 1,90,000 तक या 2 लाख तक जा सकती है। तब एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी इस मार्केट में एंटर करने के लिए। एंड अपसाइड में मैं देख रही हूँ कि प्राइजेस $100 का लेवल भी इंटरनेशनली क्रॉस करें, जो 3 लाख प्लस का लेवल होगा इंडिया में, डिपेंडिंग ऑन द यूएसडी एंड आर। सो 2 लाख से लेके 3 लाख रुपए की ये रेंज रहेगी आने वाले कुछ ही महीनों में। मे बी फॉर नेक्स्ट 4-5 मंथ्स हम ये रेंज देख सकते हैं। एंड जिस तरह से नए मार्केट डायनामिक्स इमर्ज होंगे, नए शिफ्ट्स देखे जाएंगे, उस हिसाब से हम फिर कह सकते हैं कि पूरा साल किस तरह से जाएगा। बट एज ऑफ नाउ, लुकिंग अहेड, ये रेंजेस लग रहे हैं। जी, दर्शकों से अनुरोध है कि वे इस इंटरव्यू पे अपने कमेंट जरूर करें और उन्हें ये पता लगा होगा कि छोटे ट्रेडर के लिए अब स्थिति कैसी है। हालांकि मार्केट किसी को बाहर नहीं करता, लेकिन गलत साइज और गलत उम्मीद ट्रेडर को खुद बाहर कर देती है। रेनिशा जी, आपका कोई डिस्क्लेमर? मैंने जैसे ही आपको आज बताया है, जो स्ट्रैटेजीज बताई है, मैं खुद कोई भी एफएनओ ट्रेड नहीं करती हूँ। मैं भी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ थ्रू गोल्ड सिल्वर ईटीएफ, डिजिटल गोल्ड, डिजिटल सिल्वर। एंड आपको कोई भी पोजीशंस लेनी है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। थैंक यू। जी, धन्यवाद, शुक्रिया रेनिशा जी।